हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 18 जुलाई 2022। सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशन में दिए थे आंसर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स वायरस केस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरला। देन जेरूसलेम डेक्लेरेशन ये साइन हुई है यूएसए एंड इजराइल के बीच में। देन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट बर्ड है, ऑप्शन बी, राजस्थान का। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था उसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसेंटली टॉप द NIRF रैंकिंग इन रिसर्च कैटेगरी? नेक्स्ट है, नमसाई डेक्लेरेशन वाज साइन बिटवीन, ये आपने बताना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस? न्यूज देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने डी कमीशन कर दिया है सिंधु ध्वज को। इंडियन नेवी की किलो क्लास सबमरीन है ये INS सिंधु ध्वज। डी कमीशन किया गया इसको विशाखापट्टनम से आफ्टर 35 ईयर्स इन सर्विस। इसको पार्ट बनाया गया था इंडियन नेवी का, कमीशन किया गया था इसको 1987 में। वन ऑफ द 10 किलो क्लास सबमरीन है इंडिया की, जो एक्वायर्ड की गई थी रशिया से बिटवीन 1986 एंड 2000। क्या है किलो क्लास सबमरीन, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सोवियत नेवी ने, दैट इज USSR नेवी ने, ओरिजिनल किलो क्लास जो सबमरीन्स है ये डिजाइन की थी अंडर प्रोजेक्ट 877 सबमरीन्स, और इसमें कुछ बाद में चेंजेस किए गए और इसको रेट्रोफिट किया गया था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की गई इसमें बाद में। इंडिया के पास जो ये है सिंधु घोष क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, 72.6 मीटर्स लॉन्ग है, 9.9 मीटर वाइड है, और इनकी स्पीड जो है 18 नॉट्स है जब ये समर्ज कर जाती हैं, एंड 1 नॉट इज इक्वल टू अराउंड 1.15 मीटर पर आवर। ये सबमर्ज्ड कंडीशन में रह सकती हैं फॉर अबाउट 45 डेज बिना सरफेस पे आए हुए। नेक्स्ट देखते हैं, केरला प्रोटेस्ट कर रहा है, केरला स्टेट जो है प्रोटेस्ट कर रही है ये सुप्रीम कोर्ट के इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन को लेकर। क्या है इको सेंसिटिव जोन्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, ये ऐसे एरियाज हैं विद इन 10 किलोमीटर्स किसके आसपास, प्रोटेक्टेड एरियाज के, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। इसको नोटिफाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और ये आते हैं अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। बेसिक एम क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, खासकर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास, ताकि ऐसी एक्टिविटीज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके अराउंड द फ्रेगाइल इकोसिस्टम। देन एक्टिविटीज देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन्स में। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग है, सॉ मिल्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल यूज ऑफ वुड, टूरिज्म एक्टिविटीज जैसे कि हॉट एयर बलून्स ओवर द नेशनल पार्क, देन डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स और एनी सॉलिड वेस्ट, और प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। रेगुलेटेड एक्टिविटीज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, बट सरकार जो है इनको रेगुलेट करती है, जैसे पेड़ों को गिराना, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को एस्टेब्लिश करना, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स एंड पोल्स, देन एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंजेस लाना, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा वाइडनिंग ऑफ रोड्स। परमिटेड एक्टिविटीज जो इजिली परमिटेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब देख सकते हो कि परमिटेड एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिससे इन्वायरमेंट को कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं बोनालू फेस्टिवल। ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इन द तेलुगु मंथ ऑफ असादम, जो कि जून जुलाई में आता है। मेनली सेलिब्रेट किया जाता है ट्विन सिटीज हैं, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, और कुछ और पार्ट्स हैं तेलंगाना के वहाँ पे। बोनालू फेस्टिवल में डिवोटीज जो हैं वो ट्रेडिशनल बोनम जो है ऑफर करते हैं डाइटी को। बोनम जो जिसका मतलब है भोजनम, इट मीन्स मील्स, खाना। गॉडेस महाकाली को ये ऑफर किया जाता है। इसका ओरिजिन अगर हम देखें फेस्टिवल का तो 18th सेंचुरी से ट्रेस किया जा सकता है हैदराबाद स्टेट में। इसके अलावा जो तेलंगाना के और फेस्टिवल हैं जैसे बाथुकुम्मा फेस्टिवल है, समक्का सारक जत्रा है, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आशीष कुमार चौहान जो है ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। इनको अपॉइंट किया है सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रिप्लेस करेंगे विक्रम लिमाये को, जिनका टेन्योर खत्म होगा जुलाई 15 को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है,
1992 में बनाया गया था। फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया का ऐसा जहाँ पे मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। निफ्टी 50 फ्लैगशिप इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और इसमें 50 के अराउंड कंपनीज हैं, ये भी आपने याद रखना है। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, सेबी जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है जिसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सेबी का। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देन इसके मेजर फंक्शन क्या है कि इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेबी जो है वो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, आरबीआई जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज जो हैं ये वो कंपनीज हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज हैं और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, मतलब जिनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप कोका कोला का एग्जांपल ले सकते हो, नाइकी का एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसी कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इंडिया से अपने फंड्स वापस ले रहे हैं। क्यों ये सेलिंग मोड में चल रहे हैं? क्योंकि यूएस अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यूएस के बैंक्स में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और दूसरा इसका कारण है कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डेप्रीशिएट होती जा रही है। 80 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज के अराउंड जो है ये वैल्यू आ चुकी है। तो हमें मास एक्सोडस देखने को मिल रहा है फॉरेन फंड्स का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते क्या, इनको देख लेते हैं। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो नॉन रेजिडेंट्स करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में, जैसे शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज होगी, ऐसी सारी चीजें। देन ऐसे जो इन्वेस्टर्स जो ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं इनको बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये गवर्न किया जाता है इनको द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। और एफपीआई को कंप्लाई करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड इनकम टैक्स 1961 से। सिंपली आपको अगर मैं समझाऊं तो दो चीजें होती हैं, एक है एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में क्या होगा, लेट अस से कि एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, यूएस बेस्ड है, XYZ कंपनी का नाम है मान लो। अगर वो इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट करती है, मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिजिकल सेटअप भी है कंपनी का, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी यहाँ के लोकल लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी और एक मेजर कंट्रीब्यूशन भी देगी इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एफपीआई ऑन द अदर हैंड यहाँ पे किसी तरह की फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि मान लो ए पर्सन है जो यूएस बेस्ड है, वो क्या कर रहा है, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो एफडीआई जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो ये अब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगाबाद को रीनेम किया गया है। शिंदे गवर्नमेंट है वहां पे महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे जो है चीफ मिनिस्टर अभी जो न्यू बने हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने इसका नाम रख दिया है छत्रपति संभाजी नगर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। औरंगाबाद को रीनेम करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया है। ओस्मानाबाद को धाराशिव रख दिया गया है। औरंगाबाद के बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगाबाद को बनाया गया था 1610 में बाय मालिक अंबर ऑफ निजाम शाही डायनेस्टी। औरंगाबाद इसको रीनेम किया था मुगल एम्परर औरंगजेब ने और औरंगाबाद को ही उन्होंने अपनी कैपिटल भी बनाया था। औरंगजेब जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी उससे पहले वो औरंगाबाद में ही रहते थे। इन्होंने टॉर्चर किया और मार दिया छत्रपति संभाजी महाराज को, जो कि बेटे थे मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के। देन 1995 में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था औरंगाबाद को रीनेम करने के लिए संभाजी नगर। तब से ये पेंडिंग था और फाइनली अब जाकर गवर्नमेंट ने इसको रीनेम कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिम कार्ड्स आर गोइंग अवे, व्हाई दैट्स अ गुड थिंग। अब आपको पता होगा कि हम मोबाइल फोन्स में सिम यूज करते हैं, प्लास्टिक के जो सिम कार्ड्स होते हैं वो काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे सिम कार्ड निकालना हो, डालना हो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देन डर रहता है कि सिम कार्ड टूट जाए, उसके ऊपर कुछ गिर गया तो टूट ना जाए, क्रैक हो जाता तो इजिली वो यूज नहीं कर सकते हम। तो इसका ऑल्टरनेटिव एक क्या आ गया है, ई सिम, इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिम है ये, जिसमें आपको फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होगी। एक माइक्रोचिप होगी आपके फोन में जिसको आप यूज कर सकते हो। पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल कार्ड, सिम टेक्नोलॉजी इज बिल्ड राइट इनटू योर फोन। मींस फोन में ही इनबिल्ड होगी, ये एक स्मॉल चिप होगी जो ऑथेंटिकेट करेगी आपके कंपनी का जो कैरियर है, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन है, कोई भी ऐसी कंपनी है, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी की आप फैसिलिटीज ले रहे हो। इसका एडवांटेज क्या है ई सिम टेक्नोलॉजी का? बड़ा इजी है एक सिम से दूसरे सिम में स्विच करना। जैसे मान लो डुअल सिम आता है, उसमें क्या होता है कि मान लो अगर एक सिम है, वन सिम वाला मोबाइल है, उसमें हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन हमें पहले क्या करना पड़ता था कि सर्विस सेंटर में जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें सिम ऑर्डर करना पड़ता था, फिर वेट करनी पड़ती थी कि नया सिम कब मिलेगा। ऐसी दिक्कत अब नहीं रहेगी। मल्टीपल अकाउंट्स जो है उसको सपोर्ट करती है ई सिम टेक्नोलॉजी, और स्विच करना एक सिम से दूसरे सिम बड़ा इजी है। इससे क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं ये और छोटी हो जाएंगी और स्लीक हो जाएंगी, स्लिम हो जाएंगी। इसके अलावा जो सिम्स होते हैं फिजिकल सिम, ये साइबर फ्रॉड से भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, बट ई सिम जो है इसमें साइबर फ्रॉड का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देन वाराणसी को फर्स्ट कल्चरल कैपिटल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल होगी ये, फर्स्ट ऐसी सिटी है। इसको अनाउंस किया है एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जैंगमिंग ने। और इस मतलब ये रोटेटिंग है, रोटेटिंग इनिशिएटिव का मतलब है कि अभी वाराणसी है, नेक्स्ट टाइम कोई और सिटी भी हो सकती है। और वाराणसी है ये शोकेस करती है इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन ओवर द एजिस। इसके मेंबर्स जो हैं एससीओ के, हम देख लेते हैं। एससीओ बेसिकली बनाया गया था, ये याद रखना, 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। मेंबर्स हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। लास्ट वीडियो में हमने एससीओ को और डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो भी देख सकते हो। देन इंटरनेशनल जस्टिस डे ये ऑब्जर्व किया गया है 17 जुलाई को, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल जस्टिस डे और द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब हर साल, एंड प्रमोट दोज पीपल, ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जो राइट्स को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे विक्टिम की राइट्स को, और इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें डे की, 17 जुलाई 1998 को 120 कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। और उसका रिजल्ट क्या था उस ट्रीटी का, उसको रोम स्टैचू भी बोलते हैं, याद रखना, रोम स्टैचू। उसका आउटकम क्या था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1 जून 2010 को ये डिसाइड किया गया, पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने डिसाइड किया कि इस दिन को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये ऐसी कोर्ट है, मान लो जहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन है जो विक्टिम है, उसको उस कंट्री, उसकी अपनी कंट्री की टॉप मोस्ट कोर्ट से जस्टिस नहीं मिली है, तो ऐसे केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रेफर कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपील कर सकता है और जस्टिस की डिमांड कर सकता है। इंडिया रोम स्टैचू का पार्ट नहीं है, इट मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं है। इसके अलावा इंडिया के अलावा यूएस एंड चाइना भी इसके मेंबर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। साउथ अफ्रीका के नेटिव थे नेल्सन मंडेला। थीम क्या है इस ईयर की, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। और ये जो दिन है 18 जुलाई, दैट इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ये साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, दैट इज नेल्सन मंडेला, उनको रिमेंबर करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। और इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था नेल्सन मंडेला का, ट्रांसकी, दैट इज इन साउथ अफ्रीका, इन 1918 में। यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था जुलाई 18 को एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे नवंबर 2009 में। फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था जुलाई 18 2010 में। नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन राइट लॉयर थे ये, और इनको बड़े प्यार से लोग मैडीबा बोलते थे। देन इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है लोगों को एम्पावर करने में, लोगों को इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने में अपनी मेजोरिटी ऑफ लाइफ स्पेंड की। फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्होंने फाइट किया और इंटरनेशनल पीस मेकर की तरह एक रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1994 टू 1999। इनको नोबेल प्राइज मिला इनके एफर्ट्स के लिए 1993 में। ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंडेला जो थे, इनका एक स्पेशल बॉन्ड है इंडिया के साथ। गांधी जी की टीचिंग्स के स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थे ये, और इवन जब इनको जेल से रिलीज़ किया गया तब इनको
इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है भारत रत्न वो दिया गया। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ दिया 2001 में इनके पीस मेकिंग एफर्ट्स के लिए। तो ये आपने याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।